हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपनी तैयारी को कितने बढ़िया तरीके से करते हुए चल रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की कमी आप लोगों को महसूस नहीं हो रही होगी। डिटेल लेक्चर्स पढ़े, सारे वन शॉट्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर करे, और वन शॉट्स भी ऐसे थे कि वहाँ पर भी कोशिश की गई है कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। और मुझे लगता है कि अब जिस स्टेज पर आप लोग पहुंच चुके हैं, तो वहां पर अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने लग गया होगा। अब लग रहा है कि हाँ यार, तैयारी कुछ तो हो गई है, बट फिर भी कुछ कमी भी है। कुछ कमी सी आपको अभी भी महसूस हो रही है कि पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन तब भी ये लग रहा है कि शायद कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे केस स्टडी सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो उनसे केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही है। तो बस आपकी हर एक समस्या को हम लोग जानते हैं, और आपकी हर उस समस्या का सॉल्यूशन लेकर हम आप लोगों के लिए आते रहेंगे। जब तक आप अपना बोर्ड एग्जाम नहीं दे देते, तब तक हमारा सपोर्ट आपके लिए रुकने वाला नहीं है। इस बार मुझे चाहिए 100 में से 100 बिजनेस स्टडीज के अंदर, 100 में से 100 अकाउंटेंसी के अंदर, 100 में से 100 इकोनॉमिक्स के अंदर। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए ये वादा कर लिया है कि नहीं, हमें इन तीन सब्जेक्ट्स में तो बच्चों को 100 में से 100 दिलवाना ही है। बाकी के सब्जेक्ट्स की तैयारी भी आप लोग डेफिनेटली कर रहे होगे बढ़िया तरीके से, बट इन तीन सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोगों ने ली है, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपके मार्क्स डिडक्ट करें। तो आज आप सभी लोगों के लिए वही कि मुझे लगता है कि शायद बिजनेस स्टडीज़ में बच्चों को केस स्टडी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रही हूँ केस स्टडी सीरीज, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही आपको लगे कि नहीं मैडम और कराओ और कराओ और कराओ, यहाँ मैं जब आपसे केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगी, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। और कभी भी क्वांटिटी से उस चीज़ को कंपेयर मत करना, हमेशा क्वालिटी पे वर्क करना। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां आप ये समझ पाओगे बेसिकली आपको केस स्टडी किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको वो स्ट्रैटेजी सीखनी है। तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं इस केस स्टडी सीरीज के अंदर आपको सिखाने वाली हूँ कि आप क्वेश्चंस को रीड कैसे करेंगे, किस तरीके से वहां पर आपको अपने कीवर्ड्स को पहचानना है। तो ये केस स्टडी सीरीज उसी चीज को फोकस करने वाली है, ठीक है। तो मेरे साथ आप सभी लोग कमिटेड होकर, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन्ड होकर केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। जो जो बातें कहती रहूंगी वो सारी बातों को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, अगर टारगेट 100 में से 100 का है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपनी इस केस स्टडी सीरीज का। तो लगा दीजिए फटाफट की अटेंडेंस और लेकर बैठिए अपना रजिस्टर और पेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप जब भी केस स्टडी पढ़ने बैठे, भले ही आप लोगों ने सारे वन शॉट्स देख लिए हैं, लेकिन अब फिर से आपको एक काम करना है कि जिस दिन आपको पता है कि आज हमारी इस वाले चैप्टर की केस स्टडीज होने वाली है, आप उस चैप्टर का वन शॉट एक बार देख कर आएंगे। अपनी समरी नोटबुक से उसकी समरी रीड करके आएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके जो मेन पॉइंटर्स हैं वो आप पढ़ के आएंगे। थोड़े से कीवर्ड्स जो आपने यहाँ पर लिखे होंगे उनके ऊपर भी थोड़ा वर्क करके आएंगे, तभी आपको केस स्टडी समझ आएगी, वो स्ट्रैटेजी आपके माइंड में आएगी, और आपको केस स्टडी सॉल्व करने में मजा भी तभी आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और केस स्टडीज को सॉल्व करने का एक जो पैटर्न है वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी बताया है। तो ठीक उसी तरीके से इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सामने एक अच्छी खासी केस स्टडी है। अभी ये फिलहाल कोई अच्छी खासी केस स्टडी नहीं है, ये तो बहुत प्यारी सी क्यूट सी केस स्टडीज है। अभी तो और भी बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज आएंगी। तो अगर आपने देख लिया है कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो कभी भी आपको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 का ही केस स्टडी है तो उसी का क्वेश्चन होगा। बट जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, 12 चैप्टर्स की केस स्टडी है, अब उसमें से भी कौन सा टॉपिक है, तो पहले चैप्टर आइडेंटिफिकेशन, फिर टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, देन आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपने नीचे के जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, अगर आपने उन्हीं को पहले एक बार रीड कर लिया, तो आपका जो 50% कंफ्यूजन है ना, वो दूर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, पहली वीडियो में पहले क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा समय लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही इन डेप्थ आपको चीज़ें बतानी होती हैं, और मुझे ऊपर ऊपर से चीज़ें बताने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैम थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी, तो सॉरी बच्चों, जल्दी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को डिटेल में चीज़ बतानी होती है। ठीक है,
तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को भी रखना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे पास मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों, फटाफट से लिख दीजिएगा कितने ऑब्जेक्टिव हैं, बताइए बताइए। 3 ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से? हमारे पास सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। एंड विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक इज अकम्प्लिश्ड। अब ये भी एक वर्ड है कि वो ये पूछ रहे हैं कि वो वाला ही ऑब्जेक्टिव बताना जो अकम्प्लिश हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव भी हुआ हो जो पूरा नहीं हुआ है। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है जो आपने पूरा किया है। ठीक है, बाय द एफएमसीजी कंपनी। उसके बाद पूछा है विच सब टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड अबव। इसी ऑब्जेक्टिव का एक सब टाइप होगा, यानी कि उसके अंदर भी कुछ बातें कही गई होंगी, तो वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। एंड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज सुमन वर्क। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आइडेंटिफाई करना है जिसपे सुमन वर्क करती है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या ढूंढना है ये हमें क्लियर हो चुका है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। Suman has joined an FMCG company. She has joined as the only manager in the east part of Mumbai. Her daily routine as the head of the branch includes figuring out the ways to increase the sales of the brands, ranging from the detergent to the toothpaste and from the tea to noodles. अब क्योंकि हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमसे पूछा गया है कि सुमन कौन से लेवल पे वर्क करती है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सुमन के काम को देखते हुए आइडेंटिफाई करते हुए चलना है कि वो कौन से लेवल पर है। और यहाँ उन्होंने बताया कि उसका जो डेली रूटीन का काम है ना, कैसा काम है, क्योंकि वो वहां पर क्या है, हेड ऑफ द ब्रांच, ब्रांच मैनेजर है, यानी कि ब्रांच हेड है वो। तो अगर वो ब्रांच हेड है तो वो कौन से लेवल पर होगी, क्या वो टॉप लेवल पर है, मिडल लेवल पर है या लोअर लेवल पर है, बताइए। ब्रांच मैनेजर्स कहाँ आएंगे आपके, तो आई होप कि आंसर आप लोगों ने दिया होगा। आंसर है मिडल लेवल मैनेजमेंट, वो मिडल लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ओके, उसके बाद द कंपनी विच हैज 5 ब्रांचेस इन टोटल इज लिमिटेड ओनली टू द मुंबई। मुंबई में ही उनकी पांचों की पांचों ब्रांचेस हैं यहाँ पर। एंड द ओनर ऑफ द कंपनी हु सिट्स एट द सेंट्रल मुंबई इज वेरी हैप्पी विद द वे द कंपनी इज ग्रोइंग। तो कंपनी जिस हिसाब से बढ़ रही है उन्हें बहुत खुशी हो रही है। एंड द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, क्यों खुश हो रहे हैं भाई, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू जो है वो डबल हो रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो डबल हुए हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं, जो पहले 3 थी वो 5 में कन्वर्ट हो गई, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑब्जेक्टिव पूछे थे, 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें यहाँ पर ढूंढना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जब भी होगा ना बेटा, तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ही बात हो रही होगी, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे होंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब सोशल ऑब्जेक्टिव होगा ना तो सोसाइटी का डिस्कशन होगा, सोसाइटी के लोगों का डिस्कशन होगा। जब पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात होगी तो एम्प्लॉयज का डिस्कशन होगा, एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर रही होगी कंपनी। बट जब मैंने क्वेश्चन को रीड किया तो मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन दिखा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी बात हो रही है। कहीं नहीं कहा उन्होंने कि एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे रहे हैं, कहीं नहीं कहा उन्होंने कि हम सोसाइटी को अच्छे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। तो कंपनी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, ये होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है कि किस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया। ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसे आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, उसमें भी फर्दर 3 टाइप्स है। कौन कौन से, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। कंपनी सर्वाइवल की स्टेज पर तो है नहीं, उसे तो बहुत आगे निकल चुकी है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा कमा रही है। अब तो हमारी कंपनी ग्रोथ स्टेज पर है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ के यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स दिए, क्या कि सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, और तो और कंपनी ने अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस भी यहाँ पर ओपन कर ली हैं। तो बच्चे कौन सा सब टाइप है यहाँ पर, यहाँ आपका सब टाइप है ग्रोथ। ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन के साथ एक थम्स अप करते रहना। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों, पढ़ते हैं जरा पहले नीचे कि किस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है हमारे पास।
जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है कि कैसे पढ़ना है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है वो बातचीत कर रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हाईलाइटेड इन द अबव, और वही वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे जो यहाँ पर ऊपर हाईलाइट किए गए होंगे। आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन भी करना है, स्टेट मतलब एक्सप्लेन भी करना है। अब देखो बच्चे, केस स्टडी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें लिखना भी सीखना है। केस स्टडी के साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। केस स्टडी में तो क्या होता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, बट जब यही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के अंदर, तो आपको अच्छा सा कंटेंट वहां पर लिखना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो भले ये काम आप अभी ना करें, लेकिन लिख कर रख लें कि ये काम मैम ने बोला है तो हमें करना है। आप लोगों ने जो काम मेन अभी करना है वो ये कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैंने आपको इसको याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सारे के सारे पॉइंट्स उस ट्रिक के साथ लिखिए, ताकि आपको भी याद होएगा। जितना आप बार बार उसको रिकॉल करेंगे उतना ही आपके माइंड में रिटेन रहेगा। दूसरा काम क्या करना है, जो भी हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, अभी तो है, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे नाम बताऊंगी, उसकी डिटेल यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन 2 से 3 बुलेटेड पॉइंट्स के साथ आप लोग अपने रजिस्टर में लिखेंगे। और ये मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां मुझे बता सकते हैं कि देखो मैम हम काम कर रहे हैं, मुझे टैग करके दिखाइए कि आप काम कर रहे हैं। ये अब हमारे जो बॉन्डिंग है ये हमें बनानी है, और ये हमें अपना कनेक्शन बनाए रखना है एग्जाम तक, ठीक है। तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, आपने ये काम किया या नहीं किया। बेटा ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिखना, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे आप उसको रिटेन कर पाओगे। तो ये जो आपकी बहुत बड़ी समस्या है ना कि मैम हम भूल जाते हैं, तो ये वाली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे सारे बच्चे जरूर, ये मुझे सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों देखो जरा क्वेश्चन क्या है। केतन, managing director of Darjeeling Chai Limited, decided that his company will serve the society through earning a reasonable profit, and for achieving this goal, he started the business of tea. In order to attract the tea consumers of the whole country, he gave his advertisement on the television. The company had just started capturing the market when a survey report was presented on a news channel. This report stated that the people had started liking coffee more than the tea, and it was useful for their health also. क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे थे एक स्टोरी की तरह, तो स्टोरी में ये बात लिखी गई है कि केतन, जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है दार्जिलिंग टी लिमिटेड के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे, रीजनेबल प्रॉफिट ही कमाएंगे और उसी से अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ काम करेंगे। और इस चीज को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बिजनेस शुरू किया टी का। और अट्रैक्ट करने के लिए टी कंज्यूमर्स को पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दी टेलीविजन पे, और कंपनी ने मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट प्रेजेंट करी। अच्छा, सर्वे रिपोर्ट एक जो प्रेजेंट हुई न्यूज चैनल पे, उसमें ये बताया गया कि आज के जमाने में ना जो लोग हैं वो अब कॉफी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं मोर देन द टी। पता नहीं वो कौन से लोग हैं, हम तो यार टी लवर है ना, कॉफी भी पी लेते हैं, लेकिन इंडियंस हैं तो इंडियन तो सारे के सारे मुझे लगता है टी लवर ही होते हैं। एंड दैट इट वाज यूजफुल फॉर द हेल्थ ऑल्सो। वो कह रहे हैं कि कॉफी ना सेहत के लिए बहुत बहुत हेल्दी होती है, अच्छा यूजफुल होती है। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। द कंपनी हैड टू इमीडिएटली चेंज इट्स बिजनेस फ्रॉम दैट ऑफ द टी टू कॉफी। और कंपनी को क्या करना पड़ा कि क्योंकि मार्केट में सिनेरियो चेंज हुआ, हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक बदलाव आ रहा है। पहले लोग टी पसंद कर रहे थे, आज लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं, तो अगर हमने चेंज नहीं किया तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और टी की प्लेस पर उन्होंने कॉफी को यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। एंड केतन सेव द कंपनी फ्रॉम सफरिंग द पॉसिबल हैवी लॉस थ्रू हिज टाइमली एक्शन। और कुछ इसी तरीके से उसने अपनी कंपनी को यहाँ पे एक अच्छे खासे लॉस होने से बचा लिया है। अब देखो बच्चों, कौन सी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर देखने को मिली जहां पर केतन ने एक चेंज इंट्रोड्यूस किया अपनी कंपनी के अंदर। याद करो ना, गो एमसीडी पिग, याद तो है तुम्हें गो एमसीडी पिग। अब उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो चेंजेस के बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर हाईलाइट हुआ है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ हमें मैनेजमेंट का जो डायनामिक नेचर है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक थी जो हाईलाइट हुई है, और इसलिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, यानी कि कोई एक ही थी जो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी थी और उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोई मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है, और उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंस लिखनी है वो हम कोई से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है एनी वन। अगर उन्होंने इस तरीके से लिख दिया एनी वन, इसका मतलब आपको ऊपर से हाईलाइट नहीं करना उसको, आपको इंपॉर्टेंस को ऊपर से आइडेंटिफाई नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे बस उसमें से कोई से भी इंपॉर्टेंस जो है उसकी, उसमें से कोई एक आप लिख सकते हो। तो यहाँ आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप कोई से भी लिख सकते हो, बस कॉन्सेप्ट हमें ढूंढना है कि पता नहीं मैनेजमेंट का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए लेट्स फाइंड आउट। So Cortico Fabrics was started by Ashish in 2001 to sell the bed sheets, towels, comforters, pillow, cushions, bath mats, etc. It is now famous name and its branches are across India. To manage the work all over India, it has 8 teams, 2 each for the north, south, east, west India. Ashish spends a considerable amount of time to develop an orderly pattern of group efforts among different teams to ensure to secure the unity of action in pursuit of the common purpose. अब मैं जब ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ रही थी तो सिर्फ कंपनी के काम वाम के बारे में बातचीत हो रही थी कि कंपनी ये काम करती है और ये सब उन लोगों का ब्रांचेस ब्रांचेस, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया। बट उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या कर रहे हैं उसका डिस्कशन करना शुरू किया, और यहीं से हमारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जहां उन्होंने कहा कि आशीष कैसे चला रहा है अपने मैनेजमेंट को, उसने कहा कि वो एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड करता है ताकि वो एक ऑर्डरली पैटर्न डेवलप कर सके ग्रुप एफर्ट्स के लिए और यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आ सके, ताकि कॉमन पर्पस के लिए हम लोग काम कर पाए, कि जो भी हमारा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑर्डरली पैटर्न, कॉमन पर्पस, कितने कीवर्ड्स मिल गए हमें उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तब तक आप लोग गेस करिए, मैं आगे का क्वेश्चन रीड करती हूँ। टू एंश्योर द सुटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स ऑफ द टीम and to see that the tasks are performed with the harmony among the members, he tries to balance the different teams at different location. अब फिर से यहाँ पर एक कीवर्ड मुझे हार्मनी मिला, बैलेंस मिला, कि उसने कहा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑर्डरली पैटर्न को डेवलप करने के लिए भाई समय बिताता है ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन आए, कॉमन पर्पस पूरा हो, काम को जब बांटना है अमंग द डिफरेंट मेंबर्स, तो यहाँ पर अपनी टीम के साथ उसको बांटने के लिए वो ये देखता है कि जो टास्क है वो हार्मनी के साथ परफॉर्म हो, ताकि सभी मेंबर्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो, डिफरेंट टीम डिफरेंट लोकेशंस के बीच में ये सारी चीज़ें हो पाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आंसर तो है मैम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर ही हमने ये सारे कीवर्ड्स पढ़े, जहाँ पर हमने ऑर्डरली पैटर्न के बारे में पढ़ा है, हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, यूनिफिकेशन यानी कि यूनिटी ऑफ एक्शन जहाँ आता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती हैं? 3, ग्रोथ इन साइज, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो आप कोई से भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पर एक लिख देती हूँ, ग्रोथ इन साइज। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है रजिस्टर में, और साथ साथ ग्रोथ इन साइज, स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, तो आया अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कहता है हमसे, क्या करें? सो आइडेंटिफाई द वेरियस रीजंस दैट हैव मेड द मैनेजमेंट सो इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहा कुछ रीजंस हैं जो मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट बताते हैं, और आपको उस इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए लाइंस कोट करनी है। ठीक है, और लाइंस कोट करनी है किस चीज़ के लिए? जहाँ पर आपको दिख रहा हो कि मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है। आप एक बात बताओ, कितनी घुमा फिरा के बात कह रहे हैं ना ये आपसे बेसिकली क्या पूछना चाहते हैं बच्चों? ये आपसे पूछना चाहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स खोलो और लिख डालो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की याद करने की ट्रिक, और सारे के सारे पॉइंटर्स जो हैं वो लिखो। पॉइंटर्स लिखने से ये भी होगा कि आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, और जब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से पहले पॉइंट्स लिखो, फिर उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि लाइंस भी कोट करनी है, तो क्वेश्चन को उसी तरीके से पढ़ेंगे. Isha works as the cost and risk management head of a company in the power sector. As a result of her excellent managerial competence, and the company is able to reduce the cost and increase productivity. तो शुरुआत से ही उन्होंने बहुत बढ़िया बात करनी शुरू कर दी है कि ईशा जो कि कॉस्ट और रिस्क मैनेजमेंट हेड की तरह काम करती है उस कंपनी के अंदर, पावर सेक्टर में जो है, जिसकी वजह से, उसकी मैनेजर कॉम्पिटेंस की वजह से कंपनी जो है वो कॉस्ट रिड्यूस कर पा रही है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पा रही है. मतलब देखो, मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, कि उसकी मैनेजरियल कॉम्पिटेंस इतनी अच्छी है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. कॉस्ट कम होना, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, ऐसा आपने कौन सी इंपॉर्टेंस में पढ़ा था? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो. आपने पढ़ा था मैनेजमेंट increases efficiency. मैनेजमेंट increases efficiency. और मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट में क्या डेफिनेशन होती है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है वो भी मुझे बता देना, ठीक है? भूल जाती हूँ ना मैं, तुम्हें तो याद दिलाते हो मुझे सब कुछ, तो बता देना. नेक्स्ट, the company belongs to the infrastructure sector wherein the regular amendments are made in the government regulations and policy. तो कंपनी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी है और जहाँ पर लगातार चेंजेस होते रहते हैं रेगुलेशंस और पॉलिसीज के अंदर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में. She holds a regular meeting to ensure that people in her department are not only aware of the related changes but are able to adapt to these changes effectively. Very good. अब उसने क्या किया है, रेगुलर मीटिंग्स रखती है इस चीज के लिए कि जितने भी लोग हैं ना उसके डिपार्टमेंट में, उन्हें सिर्फ जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चलो वो तो पता हो, बट वो अडेप्ट कर सकें जो भी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली, मतलब कि उन इजीली उन चेंजेस के साथ वर्क भी कर सके. तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना, उसके साथ काम करना, ये आप क्या करो, चेंजेस, जब भी चेंजेस की बात होती है तो वहाँ क्या आता है, वहाँ आता है मैनेजमेंट का डायनामिक नेचर. और यहीं पर मैनेजमेंट की डायनामिक वाली इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर डिस्कस की गई है, जिसके अंदर आप बोलते हैं मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, so she motivates and leads her team in such a manner that individual members are able to achieve the personal goals while contributing to the overall organizational objective. यहाँ भी एक बात हो रही है, और अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल सेम लाइन दिख रही होंगी आपको, जहां उन्होंने ये बोला कि वो इस तरीके से अपनी टीम को लीड करती है जहां पर मेंबर्स अपने पर्सनल गोल्स के साथ साथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करते हैं. तो यहाँ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस या मैनेजमेंट है वो कौन सी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है बच्चे, यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, आगे पढ़ते हैं. In the process of fulfilling her duties for the growth of the organization, she helps in providing the competitive services, adopting new technology, creating more employment opportunities, etc. for the greater good of the people at the large. अब देखो जी, यहाँ पर उसने बोला कि अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि लोगों का भला कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों का भला हो सके. अब लोगों का भला, तो इसका मतलब मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रही है. तो लीजिए, यही हमारी कुछ 1 2 3 4 इम्पॉर्टेंस थी जो यहाँ पर हाईलाइट की गई थी. ठीक है, तो आप लोगों को फटाफट से इसकी डिटेल भी लिखनी है, तो लिख कर रख लीजिए, करेंगे काम आप ज़रूर. जैसी वीडियो एंड होगी उसके बाद आधा पौना घंटा बैठना है और ये काम करना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर आपको एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो कार्तिक ने इंट्रोड्यूस किया होगा इन द वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ करेक्टिव मेजर टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कोई तो क्वालिटी यूज हुई है.
स्टेट ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स, अगेन यहाँ पर एनी 2 लिखा है, इसका मतलब कोई से भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी, जो इस क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट करती हो। अब ये नहीं कि मैडम यहाँ से ना, कोई भी 2 लिख सकते हो। आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, कि जो भी आप पार्ट ए में क्वालिटी आइडेंटिफाई करोगे उसकी भी कोई 2 इंपॉर्टेंस आप लिखोगे, ठीक। चलो, सो कार्तिक जॉइन्स अ गारमेंट factory as a plant supervisor in Lucknow. He observed that the output of some workers is very low as compared to the standards set for their performance. On analyzing the reasons for the same, he finds out that a lot of time of the workers is wasted in getting the requisite material issued from the store. तो यहाँ पर उसने ये देखा कि क्यों परफॉर्मेंस कम आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है जब भी वर्कर्स को सामान चाहिए होता है, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए होता है स्टोर से, तो उसमें थोड़ा समय बर्बाद होता है। अब क्या हुआ, whereas on asking the storekeeper explains that there is no harmony in the working of the production department. अब storekeeper ने पूछने पर ये बताया कि कोई हारमनी नहीं है यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ काम करने में। Every day the workers approach him at the last minute to procure the different kinds of thread, laces, mirror, buttons, etc. वो कहते हैं रोज मेरे पास आते हैं और बिना बताए आते हैं, मतलब मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं करते और मेरे पास आके डिमांड करते हैं थ्रेड चाहिए, लेसेस चाहिए, मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि कब वर्कर्स मेरे पास आने वाले होते हैं। एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन द स्टोर व्हेन ही हैज टू प्लेस एन ऑर्डर विद द परचेजिंग ऑफिसर, अब अगर वो सामान अवेलेबल नहीं होता तो मुझे भी ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। सो एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द वर्कर्स इज वेस्टेड, और इसी वजह से आपके वर्कर्स का टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। सो in order to integrate the various production activity, henceforth the Karthik ensures that the storekeeper is informed well 3 days in advance about the requisite material. Consequently, the storekeeper is able to keep the material ready for the workers every morning in accordance with their requirements. तो भाई यहाँ पर उन्होंने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या कहा कि भाई इंटीग्रेट करना होगा आपस में आप लोगों को। आप 3 दिन एडवांस में बता दो कि आपको क्या सामान चाहिए, ताकि जो स्टोर कीपर है वो पहले से मंगवा कर रखे, जिससे आपका समय जो है वो बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर उन लोगों को आपस में मिलाया है, हार्मनी क्रिएट की गई है, इंटीग्रेशन हुआ है। कीवर्ड्स बोल रही हूँ, किसके कीवर्ड्स है ये, कौन सी मैनेजमेंट की क्वालिटी है ये जो आपस में बांधने का काम करती है। तो बेटा ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस डिस्कस करी ही है 3, आई होप आपने लिख भी ली होगी, तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन सी है। ग्रोथ इन साइज, स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत ही छोटू मोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हाँ जी, सो पूछा जा रहा है इज द मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट, गिव रीजन। तो फटाफट से इफेक्टिव और एफिशिएंसी की डेफिनेशंस लिख दीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। So a company's target is 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shift due to the power failure most of the time. तो 5,000 यूनिट बनाने का टारगेट है 1 साल के अंदर, और इसके लिए क्या करना पड़ा उन्हें, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा, क्योंकि पावर फेलियर रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस द 5,000 यूनिट्स, मैनेजर ने 5,000 यूनिट्स बना दिए, यानी कि टास्क तो कंप्लीट हो गया है, बट एट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट ज्यादा आई है। अब हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था इफेक्टिव। अब इफेक्टिवनेस के अंदर ये जो टी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। ये कहता है कि आपने यहाँ पर डूइंग द राइट टास्क, आपने टास्क कर लिया है तो आप इफेक्टिव हो गए हो। बट एफिशिएंसी की जब बात होती है तो एफिशिएंसी में सी आता है, एंड सी इज अबाउट द कॉस्ट, कि जब आप उसी टास्क को मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करते हैं, और मिनिमम कॉस्ट तभी आएगी जब उस काम को आप सही तरीके से करेंगे। सो डूइंग द टास्क करेक्टली वो एफिशिएंसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर उन्होंने टास्क तो कंप्लीट कर लिया है ऑन टाइम, बट उसको करेक्टली नहीं किया, हायर कॉस्ट पे किया है। तो दैट मीन्स जो हमारे ये मैनेजर साहब है जिन्होंने भी ये काम किया होगा, ये इफेक्टिव तो हैं बट नॉट एफिशिएंट, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव है। अब उन्होंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी बोथ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो भाई बहुत ज़रूरी है, काम पूरा कर लोगे, कॉस्ट हाई करोगे तो उससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और एट द सेम टाइम अगर आपने मान लो कॉस्ट बचा ली लेकिन टाइम पर आपने सामान को नहीं बनाया तो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स एंटर हो जाएंगे, आपके सामान को फिर कोई भी यहाँ पर नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें टाइम पर भी काम को कंप्लीट करना है और विद मिनिमम कॉस्ट, तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। हो गया प्यारा सा Q2 सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब, व्हाट आर द 3
फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन, 3 फीचर बताने हैं प्रोफेशन के जो कि हाईलाइट हो रहे हैं ऊपर। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स हाईलाइटिंग दिस फीचर्स, यानी कि लाइन्स भी आपको कोट करनी होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करने वाले हैं, फीचर्स की ट्रिक बताएंगे याद करने की, पॉइंट्स लिखेंगे सारे और डिटेल में बाद में अपने रजिस्टर में लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके लिए तो बहुत मोटिवेशनल चीज दी थी मैंने आप लोगों को। सो in a country named Wonderland, acting is considered as a profession. Whosoever has to become an actor has to read the books written about the acting. So these books tells the nonsense of the acting, and without reading these books, one can't be considered as an actor. So to judge the ability of an actor, an examination is conducted. Then a degree is assigned to the qualified persons who can then act in the films. तो अभी फिलहाल अगर मैं इतना ही पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंट्री है वंडरलैंड जहां पर एक्टिंग को एक प्रोफेशन कहा गया है और जिसको भी एक्टर बनना है उसको बुक्स रीड करनी होगी एक्टिंग के बारे में। मतलब यहाँ पर एक प्रोसेस बताया जा रहा है किस तरीके से आप एक्टिंग प्रोफेशन में आ सकते हो, उस चीज का आपको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बताया गया है। तो बच्चों यहीं से अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आपको पता चल गया है कि कौन सा फीचर है यहाँ पर। यहाँ फीचर है बेटा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो पहला फीचर हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद जब थोड़े से और आगे हम बड़े क्वेश्चन की तरफ, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको एक्टिंग प्रोफेशन में एंटर होना है, एक्टर बनना है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, डिग्री लेनी होगी, तब जाके आप एक्टर बन पाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज ऑल्सो अ बॉडी विच प्रोवाइड्स अ मेंबरशिप टू ऑल द एक्टर्स, और यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई है जो उसको मेंबरशिप देती है। मतलब जैसे ही आप एक्टर बन जाएंगे, सारा रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, तो जो आपको एक सर्टिफिकेशन है वो आपको इनके एक बॉडी है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देगी। एंड देयर आर अबाउट 30,000 एक्टर्स इन अ वंडरलैंड हु आर कंपल्सरी मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब यहाँ पर ऐसे 30,000 एक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ से मेंबरशिप ले रखी है। तो बच्चों यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो देख लो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इज मस्ट। मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। इन डेप्थ मतलब ये नहीं कि ठीक है आपने बस पढ़कर छोड़ दिया है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वो पॉइंट क्या कहता है। अगर आपको वो पॉइंट क्या कहता है पता है ना, तो कोई आपको केस स्टडी से फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। इसीलिए कहती थी जब मैं डिटेल लेक्चर में कि कोई बात नहीं 6 पार्ट आ रहे हैं, 7 पार्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, आज दे दो। ये आज का समय कल का टाइम बचाएगा कि कल तुम्हें बार बार कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि तुमने एक ही बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो काम आती हैं बच्चों ये चीज़ें, सुननी चाहिए आप लोगों को। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मस्त तैयारी हम अभी भी कर रहे हैं। चलो देखो ज़रा, अब यहाँ पर ना आपके सामने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। दोनों में कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो छुपी हुई है, जो हमें आइडेंटिफाई करनी है। आप लोग सारी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख चुके हैं, मेमोरी ट्रिक भी लिख चुके हैं उसकी, तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ जो हाईलाइट होगी अब वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सो directors of Ankit Limited assigned the task of implementing the plans and policies framed by the board to all the departmental heads. Departmental heads appointed the supervisors, superintendents, executives, etc., so that the work can be assigned to the worker as per the plan. Supervisor kept a check on the workers as per the plan. So identify the features of the management highlighted in the above para. बताइए। डायरेक्टर हैं अंकित लिमिटेड, उन्होंने असाइन किया है टास्क की प्लान्स और पॉलिसीज जो फ्रेम हुई हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, वो सभी डिपार्टमेंट्स को बताओ। डिपार्टमेंटल हेड्स को अपॉइंट किया गया और उन्होंने सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट किए ताकि वर्क जो है वो वर्कर्स को बताया जा सके और जैसे भी हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो सके। मतलब सभी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का है, लोअर लेवल का है, सभी लोग इन्वॉल्व है, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ ना कि एक टीम में काम हो रहा है, यहाँ पर एक टीम के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। तो टीम के साथ काम होना क्या कहता है, दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कि मैनेजमेंट एक कैसी एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। लो जी, कर लिया हमने आइडेंटिफाई, मैं पता था कि उस पॉइंट में क्या है। आगे चलते हैं। Socio Hub Private Limited is a mobile manufacturing company. The manager of the company observed that market is dynamic
and a lot of changes were taking place in the mobile market. Hence, the risk of the product becoming obsolete is high. So, the designs of the phones are governed by the requirement and the preference of the customer. तो जैसे कस्टमर कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि डायनामिक मार्केट है, चेंजेस आ रहे हैं. He started incorporating new and advanced feature, taking clue from the consumers and with the help of its workers. तो मार्केट में जो भी कस्टमर की प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, क्लू लेते हैं कस्टमर से, वर्कर से, और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. अब तो मास्टर हो, यहाँ पर लिखा ही है कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. तो लो बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ आज की जो हमारी केस स्टडी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग थे, एंड आई होप कि वो पैटर्न आपको समझ आया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं. माई पॉइंट इज़ कि मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बताऊं कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. तो मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चंस करा दिए हैं. अब आपका होमवर्क है कि जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखने के लिए बोले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग यहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद कम से कम 10 केस स्टडी, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं या ऑनलाइन निकाल लीजिए, आप 10 केस स्टडी इस चैप्टर से सॉल्व करेंगे. ठीक है. और अगर कोई भी केस स्टडी आपको दिक्कत दे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी. ठीक है बच्चों. सो मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज़ के साथ. तब तक तैयारी अच्छे से करते रहिए. सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.